चलो देखो क्या लिखा है अध्याय का नाम कि तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्गीकरण। बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो इस ये चैप्टर हमको ये सिखा रहा है कि तत्वों को बांटना है। तत्वों को क्या करना है? बांटना है। तो पहला प्रश्न ये होता है कि आखिर ऐसा क्या चीज हो गया कि ये तत्व जो हैं उनका वर्गीकरण किया गया। समझ गए? तो जैसे मैं ये बोलूं कि 5 चीजें हैं, 5 चीजों को के बारे में जानना आसान है, लेकिन मैं बोलूं 500 चीजें हैं मुश्किल हो जाएगा। उसी प्रकार सन 1800 में टोटल तत्व थे 63। कितने तत्व थे? 31 तत्व थे। कितने थे? 31। 1865, अब इतना तो वैज्ञानिक याद कर सकता है। 1863 आते आते ये तत्व हो गए कितने? 65। और आज हम लोग कितना तत्व पढ़ते हैं? लगभग 118 तत्व। कितना? 118। समझ गए? तो जब तत्वों की संख्या ज्यादा हो गई, तत्वों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई, तो याद करने में मुश्किल हो गया। याद करने में क्या लगा? मुश्किल। किसके बारे में? तत्वों के बारे में। तब सोचा गया तो एक काम करते हैं, समान गुण वाले को एक तरफ, असमान गुण वाले को एक तरफ। हम भी तो वैसे करते हैं। 9वीं का बच्चा अलग क्लास से पढ़ाते, 10वीं के बच्चे को अलग क्लास से पढ़ाते, 11वीं के बच्चे को अलग क्लास से पढ़ाते। क्या अगर सबको भर दे एक साथ 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चे को पढ़ा लूंगा क्या? पढ़ाने बनेगा क्या? तुमको पढ़ते बनेगा क्या? सरल कब है? जब समान गुण वाले बच्चों को क्या करे? अलग करे। समझ गए? सेम तत्व के साथ लिखा कि रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, रसायन शास्त्र के अध्ययन को सरल बनाने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। एक लाइन है इसको सरल बनाने के लिए रसायन शास्त्र के अध्ययन को, मतलब पढ़ने का जो है उसको सरल बनाने के लिए तत्वों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। 10वीं चैप्टर ऐसे लिखा, लेकिन बड़े होंगे तो है 10वीं नहीं है। तो इस संबंध में जो पाठ्यमाला है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। क्या पहले बार में पढ़ गया होगा? क्या गलती वलती हुआ होगा ना? तो पहले आज हम कल की क्लास में यही देखेंगे क्या क्या गलती हुआ करती। समझ गए? तो ये बांटने वाला जो क्रम है, वर्गीकरण वाला क्रम है, इस संबंध में सबसे पहले जो वैज्ञानिक है इनका नाम है डोबे राइनर। क्या नाम है? डोबे राइनर। और इन्होंने जो नियम दिया उसको कहते हैं त्रिक नियम। तो डोबे राइनर का त्रिक नियम ये पढ़ेंगे। हेडिंग देखो, डोबे राइनर का ये प्रयास कर रहे तत्व को क्या करने का? बांटने का। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लिए। अब जब पढ़ना है तो कुछ याद करना पड़ेगा भाई, जैसे कि हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। लिथियम का भार कितना होता है? अरे प्रमाण नहीं बोलो, भार समझ गए? कितना होता है? 7। बेरिलियम का कितना होता है? याद रखेंगे 9। बोरान का कितना होता है? 10। कार्बन कितना होता है? 12। नाइट्रोजन कितना होता है? 14। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। ठीक है, सोडियम कितना होता है? 23। वो जो नाम होता है सोडियम कितना होता है? 23। ठीक है, उसके बाद मान लो तुम्हारा सिलिकॉन कितना होता है? 28। फास्फोरस कितना होता है तुम्हारा? 31। सल्फर कितना होता है? 32। क्लोरीन कितना होता है? 35.5। कितना होता है? 35.5। देखो वास्तव में सब दशमलव नहीं है, समझ गए? लेकिन जैसे 0.2 लिखा है, दशमलव क्या लिखा है? 2। मान लो 9.2, मैं क्या लिख दिया हूँ? 9 लिख दिया हूँ। किसी मान लो 6.7 लिखा है, 6.7, मैं सीधा क्या लिख दिया हूँ? 7 लिख दिया हूँ। समझ गए? लेकिन 0.5 बीच का होता है ना, तो बीच वाले का बीच लिखा हूँ। उस पार को उस पार लिख देते, इस पार का तो इस पार के 0.5 तो लिखना पड़ता है। ठीक, तो कम से कम आपको ये क्रम याद होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना होता है? 1। लिथियम कितना? 7। बेरिलियम कितना? 9। बोरान कितना? 10। कार्बन कितना? 12। नाइट्रोजन 7। ऑक्सीजन 16। सोडियम 23। सिलिकॉन 28। फास्फोरस 21। सल्फर 32। क्लोरीन 35.5। ठीक है, अभी मान लो याद है, अभी सबको मान लो, यहाँ से देख के बता सकते हो ना? क्योंकि ये याद होगा तो समझते बनेगा, तो नहीं बनेगा। यहाँ पे क्रमांक का खेल नहीं है। स्टार्टिंग में गलती यही था, अभी हम लोग क्रमांक के हिसाब से पढ़ते हैं ना।
इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या के हिसाब से पढ़ते हैं, उस टाइम इससे नहीं पढ़ते थे, उस टाइम परमाणु भार से हमारा जब गलती कर रहे थे। तो भाई अब उस टाइम के बारे में सोचना है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना, भार के साथ जमाना है। तो आगे समझ में ये याद होना चाहिए, ठीक। अब देखो इन्होंने क्या बोला, डोबेरेल का ट्रिटियम क्या है, तो इन्होंने ये बोला कि यदि समान गुण वाले तीन तत्वों को, समान गुण वाले तीन तत्वों को, अच्छा बताओ इतना में कौन सा तीन तत्व है जिसका समान है गुण? हाइड्रोजन, सोडियम और समान गुण वाले तीन तत्वों को इन्होंने बोला ना, बताओ कौन कौन समान है? अच्छा ये तीनों समान है बोले, कैसे समान है भाई? एक ही वर्ग में, एक ही वर्ग में। तो अभी को देख के बोलती है, तुम अगर ये बोलते कि इसके बाह्यतम कोश में एक है, इसका कितना होता है 3 होता है, 2 वर्ग कितना 1, इसके में भी 1 है, सोडियम कितना होता है 11, 2 वर्ग कितना 1, तो मैं मान लेता। अब एक और याद करो पोटेशियम का, ये भी याद करना है, ठीक है, 39 होता है, कितना होता है 39, ठीक। तो ये ऐसे बोलते मान लेता, लेकिन तुम ये बोलो एक ही में, तो तुम लोग अभी किए ना उसको पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम का सोच पढ़ रहे हैं, उस टाइम को ये मालूम था भाई ये गैस है, ये क्या है ठोस है, हाइड्रोजन क्या है गैस, सोडियम क्या है ठोस, समझ गए? तो बन रहा है क्या सेम सेम? नहीं बन रहा है, ठीक। उस टाइम के हिसाब से कौन कौन था देखना इधर, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो चलो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना बता तो 3, 2 वर्ग कितना 1, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना 11, 2 वर्ग कितना 1, और पोटेशियम का कितना 19, 2 8 8 1। देखो इसके बाह्यतम कोश में कितना 1, इसके बाह्यतम कोश में कितना 1, इसके बाह्यतम कोश में कितना 1, समान है कि नहीं? ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी जल्दी क्रिया करता है, ये भी जल्दी क्रिया करता है, ये भी जल्दी क्रिया करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी एक देता है, ये भी एक धन, ये भी एक धन, ये भी एक धन, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, समझ गए? तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले तुम समान गुण वाला 3 तत्व लो, ले लिए, और लेने के बाद उसको बढ़ते परमाणु भार के क्रम में जमा दो, बढ़ते परमाणु भार के क्रम में क्या कर दो जमा, चलो जमा देते हैं। पता कौन पहले आएगा बताओ तो लिथियम, फिर कौन आएगा सोडियम, फिर कौन आएगा पोटेशियम आएगा। इसका भार कितना होता है बताओ तो 7, इसका कितना होता है 39। अब दोनों को जोड़ो 7 घन 39 बटा कितना है 2 बटा 2 करो तो 39 7 कितना होता है 46 बटा कितना 2 घटाओ कितना 23, निकल गया 30। देख लो तुम ऐसा बोलो, यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को बढ़ते परमाणु भार क्रम में जमा दोगे, जमा दिया जाए, तब बीच वाले तत्वों का परमाणु भार, तब बीच वाले तत्व का परमाणु भार से 2 तत्वों के परमाणु भार का क्या आता है औसत। जितना दिया उससे भाग देते तो औसत कहलाता है। 2 को दिया तो 2 से भाग, 3 दिया तो 3 से भाग देते तो औसत कहलाता है। समझ आया कि नहीं आया? यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को बढ़ते परमाणु भार क्रम में क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तब बीच वाले तत्वों का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। क्लियर? लेकिन इन्होंने प्रयास जरूर किया तो टोटल इसी 6 तत्व पाएंगे, उसके बाद तत्व नहीं पाएंगे। तो क्या इसको जबरन पढ़े आगे, लेकिन बुक में दिया है, परिभाषा है, आ सकता है, इसलिए हमको लिखना पड़ेगा। और ऐसे बोलोगे कि जरूरत है, इसका कोई जरूरत नहीं है। हमको केवल फोकस करना अगर नॉलेज के लिए तो केवल आधुनिक अवस्था है, जो तुम लोग बोले थे ना एक ही में है करके, वो वाला हमको नॉलेज रखना, ये नहीं केवल परिभाषा एग्जांपल याद करना है। आ गया समझ में? अपने मन से लिखते बन जाएगा, लिखते बन जाएगा। अभी तुरंत लास्ट पर बोल रहा हूँ, यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को बढ़ते परमाणु भार क्रम में क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, तब बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है, नोट करो। तो पहला प्रयास किसने किया? डोबेरेल ने किया। ठीक है, एक और वैज्ञानिक है इनके पास, उनका नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है? न्यूलैंड। और इनका जो नियम है वो क्या करता है? यही से मेंडलीव थोड़ा प्रेरित हुआ था, इसके बाद मेंडलीव आएगा, समझ गए? इसी से प्रेरित हुआ था मेंडलीव। और मेंडलीव से प्रेरित हुए कौन? आपका ये आधुनिक वाला, हाँ मोस्टली किसकी मदद से? बनी बोर की मदद से। कौन? बोर, नील्स बोर। क्या नाम है उनका पूरा नाम? नील्स बोर। उनकी मदद से पहले तो न्यूटन का स्टैंडर्ड समझ लेते हैं। ये क्या बोलता है?
इन्होंने बोला कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भाग्य क्रम में व्यवस्थित कर दें, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भाग्य क्रम में क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर, चलो कर देते हैं। हाइड्रोजन को लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, फिर कौन आ गया, सोडियम, फिर और कौन आ गया, फिर एल्यूमिनियम में समस्या हो देखा जाता है। इन्होंने ये बोला कि तत्वों को बढ़ते परमाणु भाग्य क्रम में क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए, कर दिया व्यवस्थित। तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण, तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण उसके पहले तत्व के गुण के समान होता है। प्रत्येक 8वें तत्व का गुण उसके पहले तत्व के गुण के क्या होता है, समान होता है। देखते हैं ये 8वां, ये कौन सा है, 8वां, या प्रत्येक 8वां तत्व का गुण उसके किसी देखते हैं, ये 8वां है, ये कौन सा है, 7वां, 6वां, 5वां, 4था, तीसरा, दूसरा, पहला। अब दोनों के बारे में सोचो, लिथियम सोडियम बराबर है कि नहीं, ये भी कितना त्याग करता है, एक, ये भी कितना त्याग करता है, एक त्याग करता है, समझ आया कि नहीं है। अब चलो इसको बारे में सोचो, अब ये 8वां है, अब इसका 8वां से क्यों, 7वां, 6वां, 5वां, 4था, तीसरा, दूसरा, कितना, पहला। परमाणु क्रमांक कितना भाई, 12, 2 8 कितना, 2, कितना त्यागेगा, 2, परमाणु क्रमांक कितना, 4, 2 और कितना, 2, कितना त्यागेगा, 2। सेम से नाम कर रहे हैं, बताओ, उन्होंने बढ़िया प्रयास किया, हालांकि ये भी सक्सेस हो, उसके बाद शून्य से वो क्या क्या होता है, तो उसने ज्यादा था तो थोड़ी थी, आया समझ में नहीं आया। इनके अनुसार यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भाग्य क्रम में क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए। इनके अनुसार तत्वों को बढ़ते परमाणु भाग्य क्रम में क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए। तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण उसके पहले तत्व के, प्रत्येक 8वें तत्व का गुण उसके पहले तत्व के गुण के क्या होता है, समान होता है। कोई बोल के सुना दो भाई, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भाग्य क्रम में कर दिया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व गुण उसके पहले तत्व के गुण के समान होता है। लिखने बन जाएगा, लिख के दिखाओ। देखो अब आया कौन, मेंडलीफ, कौन आया, मेंडलीफ का नियम, आवर्तन। तो मेंडलीफ क्या करता, दिमाग अच्छा लगाया, ये 30 वाला, ये 65 वाला, इसको मालूम था गड़बड़ तो होगा, गड़बड़ क्या होगा, आवर्त सारणी बना दूंगा और बनाने के बाद नया तत्व का खोज होगा तो कहाँ रखेंगे, फिर नया आवर्त सारणी बनेगा, नया वैज्ञानिक क्या करेंगे, इनको जो जो ज्ञात था उस आधार पे अपने हिसाब से बनाएंगे, जगह छोड़ दिए, इनको मालूम था एक ऐसा तत्व आएगा जो इसका गुण दोनों के बीच का रहेगा, ऐसा समझ में। तो सबसे बड़ा प्रयास इन्होंने किया, ठीक है, मेंडलीफ। लेकिन इन्होंने गलती क्या किया, ये किसके हिसाब से हमारा भार के हिसाब से, ये किससे जमा, भार के हिसाब से, ये भी क्या गलती कर दिया, भार के हिसाब से, आया समझ में, इनका भी सेम गलती। तो इनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, कोई भी तत्व हो जाए, कोई भी व्यक्ति हो जाए, दो ही गुण होता है, भौतिक और रासायनिक, किसी भी चीज का। मेरा भी भौतिक रासायनिक, भौतिक मतलब जो मेरा दिख रहा है, दिख रहा है मेरा गुण है, और रासायनिक मतलब क्या, मेरा अंदर का गुण जिसको तुम लोग नहीं जानते, समझ गए। भौतिक मतलब जो दिखता है वो भौतिक है, जो आंतरिक होता है वो क्या है, रासायनिक। उसी प्रकार तत्व का भी दो ही गुण होगा, भौतिक और रासायनिक। उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होंगे, उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे। आवर्ती मतलब फिर से वही गुण आ जाता है, अगर हम परमाणु भार के हिसाब से जमाएं तो भौतिक और रासायनिक को फिर से वही आ जाता है, जो चीज इन्होंने बोला ना, किसने, न्यूटन ने, चीजें उन्होंने भी वही बोला, मुझे ये बोले बस, ये 8वां पहला करके बोले, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला कि मेरी आवर्त सारणी में देखोगे तो मैं परमाणु भार के साथ जमाया हूँ, और ऐसा जमाया हूँ कि भौतिक और रासायनिक को फिर से हमको मिल जाता है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, लिखा ना आवर्ती, आवर्ती मतलब फिर से वही गुण मिल जाएगा, आया समझ में। परिभाषा क्या है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। बोलो सुनाओ, उनके परमाणु भार क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने देखो ये परिभाषा हो गया, इन्होंने शब्द दिया आवर्त,
इसको दिया आवर्त, तो ऐसे जो चलती है ना लाइन से उसको क्या कहते हैं आवर्त। इन्होंने 7 आवर्त दिया। कितना आवर्त दिया 7। इन्होंने बताया बाएं से दाएं वाला आवर्त है भाई, जो क्षैतिज रेखाएं हैं क्षैतिज पंक्ति आवर्त सारणी वो क्या है आवर्त। इन्होंने दिया वर्गीय समूह, नाम इन्होंने दिया वर्गीय समूह, जो इसी से नहीं रहता ना सीधा इसी से पढ़ते हैं वो क्या वर्गीय समूह। अभी 18 उस टाइम 9 था, उस टाइम कैसा था 9 ऐसा ऐसा हल्का फुल्का 9 ऐसा बता दो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इन्होंने कुछ को ऐसे 2 भाग में बांट दिया, कितने भाग में 2 भाग में, मतलब वर्ग समूह को 2 उपवर्ग में बांट दिया। अब गलत था तो डिटेल नहीं बता रहा हूँ, चाहूँ तो बता सकता हूँ। पढ़ने का मतलब ही नहीं है हमको, तो आधुनिक से मतलब है बस। जो मेन चीजें हैं इन्होंने कौन कौन से शब्द दिए बता तो आवर्त। आवर्त का मतलब क्या होता है, तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, कैसी पंक्तियां हैं क्षैतिज पंक्तियां, उसे क्या कहते हैं आवर्त। जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, कैसी पंक्तियां हैं ऊर्ध्वाधर पंक्तियां, उसे क्या कहते हैं वर्गीय समूह। समझ के बस इसमें इतना याद रखो, इनका परिभाषा उसके बाद से उपयोग होगा देखिए इसका। ठीक है, परिभाषा तो बन जाएगा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त के अलग होते हैं। आगे देखो मैंडलिक आवर्तें पढ़ ली, किसके हिसाब से जमाया था इन्होंने कितने आवर्त थे उनके समय में 7। कितने वर्ग थे 9। और वर्ग को किससे बांटा गया था उपवर्ग, इसमें उपवर्ग। अब आता है जब इन्होंने बनाया था तो कुछ उपयोग भी तो रहा होगा, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी की उपयोग क्या है पेपर में आता 3 उपयोग 3 याद कर लो बस। ठीक है, बताऊं पहला तत्वों के अध्ययन में सहायक, तत्वों के अध्ययन में सहायक। दूसरा नए तत्वों की खोज में सहायक, नए तत्वों की खोज में सहायक। तीसरा संदिग्ध परमाणु भार में, परमाणु भार में पहले याद करो क्या कहने का मतलब पहला क्या नए तत्वों की खोज में सहायक। तीसरा क्या संदिग्ध परमाणु भार में। तो तत्वों के अध्ययन में सहायक का मतलब क्या है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को ऐसा बनाया था, ध्यान से जो कहानी तो है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी को ऐसा बनाया था यदि ऊपर वाले तत्व के गुणों की जानकारी हो जाए, ऊपर वाला जो तत्व है उसकी अगर जानकारी हो जाए तो नीचे वाले तत्व की जानकारी अपने आप हो जाती है। उन्होंने ऐसा बनाया नहीं क्या बोलो मैं, ऊपर अगर स्थित इस तत्व के गुण की जानकारी हो जाए तो नीचे स्थित तत्व के गुण की जानकारी हो जाती है। एग्जाम्पल उनका आवर्त सारणी ऐसा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम कितना त्यागता है बताओ तो 1, जिसके बारे में तुम जानते तक नहीं हो सीजियम कितना त्यागता है 1। कैसे बोल दिए, मेंडलिक बोला ऊपर वाला जान ले नीचे वाला जान जाएगा। आया समझ में, अध्ययन में सहायक है कि नहीं बताओ तो। ऊपर वाला धातु है, ये भी क्या है धातु है, ये एक धनमाला है, ये भी क्या है एक धनमाला है। तो क्या नहीं हो रहा है तत्वों के अध्ययन में सहायक हो रहा है कि नहीं बताओ। तो पहले यही हो गया कि मेंडलिक के आवर्त सारणी में यदि ऊपर स्थित तत्व के गुण की सामान्य जानकारी हो जाए तो उसके नीचे स्थित तत्व के गुण की समान जानकारी हो जाती है, अर्थात उनकी आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में क्या थी सहायक। दूसरा नए तत्वों के खोज में सहायक, मेंडलिक ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए। मेंडलिक ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान क्या कर दिए थे छोड़ दिए थे, जिनकी भविष्य में खोजे जाने की क्या थी संभावना थी। और ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसे तत्व आए बाद में जैसे गैलियम आया, अगर जगह नहीं देता कि आवर्त सारणी खत्म था उसी टाइम पे। एग्जांपल में याद रखना 3-4 है कि याद रखो गैलियम याद रखो उसी का, ठीक है, जिसकी खोज मेंडलिक के आवर्त सारणी के बनने के बाद हुई और जिसको उचित स्थान दिया गया। आया समझ में। अगर मान लो ये आवर्त सारणी बना दी रहती अब क्या होता, एक नया तत्व कोई वैज्ञानिक खोज के दिखा देता, पूरा आवर्त सारणी क्या हो जाता खत्म हो जाता। आया समझ में। दूसरा चीज क्या चीज, नए तत्व की खोज में सहायक।
तो पहले इनका दिमाग था, ये खाली था तो छोड़ दिए थे। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक कोई काम किया है और बताया कि यहाँ पे कोई तत्व आएगा करके, तो बाकी वैज्ञानिकों को क्या क्या मिलेगा? प्रेरणा मिलेगा कि नहीं बताते? उससे क्या मिला? प्रेरणा मिला कि भाई जब मैंडेट बोल रहा है बीच का तत्व आएगा करके, तो जो खोज कम स्पीड से हो रहा था ज़्यादा स्पीड से होना चाहिए। आया समझ में? बिल्कुल लागू हो रहा है।